नमस्कार, आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चारधाम यात्रा मार्ग पर सिक्स सिग्मा हेल्थ केयर द्वारा चारधाम यात्रा मार्गों पर उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का फ्लैग ऑफ किया। सीएम धामी ने कहा कि हमारी सरकार चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान कराने हेतु प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर की टीम और एम्बुलेंस रवाना कर रहे हैं जो पूरी यात्रा के दौरान मौजूद रहेंगी और लोगों को सुविधा प्रदान करेंगी। नहीं, इस बार पूरी यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। हम सभी की यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, सरल हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ सभी लोग आएं और जाएं, उसके लिए लगातार हम लोगों का प्रयास है। सारे विभागों से हम कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं और जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी आगे आ रही हैं। पिछले कई वर्षों से बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं। आज भी एक संस्था के द्वारा अपने पूरे डॉक्टरों की टीम, एम्बुलेंस इत्यादि यहाँ से हम रवाना कर रहे हैं जो पूरी यात्रा के दौरान पूरे उत्तराखंड के अंदर रहेंगे और लोग। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जंगलों में लग रही वनाग्नि को लेकर अल्मोड़ा जिला प्रशासन से वनाग्नि की रोकथाम और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी वंदना अल्मोड़ा सहित जिले के वन विभाग के अधिकारियों से वनों की आग पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही इसके लिए कार्य योजना बनाकर जनपद के पुलिस विभाग के साथ ग्राम पंचायतों को इससे जोड़ने को कहा गया। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को हम इस सत्र से लागू करने जा रहे हैं। उत्तराखंड इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है एनईपी, उसको हम इस सत्र से लागू करने जा रहे हैं। देश का पहला राज्य होगा जो कि एनईपी को अपने राज्य में लागू करेगा। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट कहा गया है कि शिक्षा नीति भारतीय ज्ञान परंपराओं के आधारित पे होना चाहिए। उसमें जो राज्य हैं वो अपना सिलेबस भी तय कर सकते हैं 30-40%। और हम लोगों ने कहा है कि हम अपने राज्य में वेद है, गीता है, रामायण है, उत्तराखंड का इतिहास है, इनका भी अपने पाठ्यक्रमों में समावेश करेंगे और पहले पब्लिक से पूछेंगे कि ये जो है और अपने जो शिक्षाविद हैं उन सब की राय लेने के बाद अपने पाठ्यक्रमों में इसको शामिल करें। हमारे राज्य में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार लाखों यात्री हमारे चारधाम यात्रा में आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने यात्रियों के स्वागत के लिए भी तैयारियां कर रखी हैं। और 2 साल बाद, क्योंकि कोरोना के कारण 2 साल हमारी यात्रा काफ़ी बाधित रही, इस बार काफ़ी अच्छी यात्रा होने वाली है। और हमने चारधाम यात्रा में जहाँ जहाँ भी हमारे सीएससी हैं, पीएससी हैं, उपकेंद्र हैं, हमारे जिला चिकित्सालय हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं कर दी हैं कि कोई भी मरीज हमारे यहाँ किसी को भी दिक्कत होगी तो स्वास्थ्य के क्षेत्र की तरफ से कोई दिक्कत ना रहे। टेस्टिंग की रिपोर्ट भी आएगी नहीं? देखिए, अभी हमने सभी यात्रियों को ये कहा है कि अभी उनको कोई उत्तराखंड में 3 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर पिछले दिनों पर्यटन, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया था, जिसमें तमाम जगह शौचालयों में साफ सफाई की अव्यवस्था पाई गई थी, जिस पर मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए थे। वहीं यात्रा शुरू होने से ठीक पहले आज सतपाल महाराज ने एक बार फिर से सभी विभागों को यात्रा के दौरान अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी श्रद्धालु को यात्रा के दौरान दिक्कत ना हो, ऐसे भी निर्देश जारी किए गए हैं। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। सभी कर्मचारी अधिकारियों से मेरा आग्रह है कि अतिथि देवो भव की भावना से पर्यटकों का सत्कार करें और विशेषकर ये ध्यान रखें कि उनकी रहने की व्यवस्था, शौचालय सभी साफ होने चाहिए। विशेषकर हमें शौचालयों का ध्यान रखना है। यात्री आ रहे हैं और
वो यूज करेंगे शौचालयों को, तो शौचालयों की साफ सफाई का विशेष हमें ध्यान रखना है। मैंने कुछ औचक दौरे किए हैं जिसमें ये पाया है कि वहाँ काम हो रहा था, शौचालय साफ नहीं थे और कुछ सामान टूटा हुआ था। तो मेरा सभी से आग्रह है कि वो सारी तैयारियां पूरी कर लें और निश्चित रूप में कोई उनको मोबाइल फोन से संपर्क करता है तो फोन को उठाएं। अगर वो उठा नहीं पा रहे हैं तो कॉल बैक करें। निश्चित रूप में पर्यटकों की समस्या को सुना जाना चाहिए और उसका समाधान निश्चित रूप में होना चाहिए। ये हमारे लिए बड़े फख्र की बात है कि चारधाम यात्रा में हम बद्रीनाथ और केदारनाथ की सेवा कर रहे हैं। यह हमें सौभाग्य मिला है। तो निश्चित रूप में हम सभी को तन्मयता के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे समर्पण के साथ जो पर्यटक आ रहे हैं हमारे उत्तराखंड में, उनका स्वागत और सत्कार करना है। इसके साथ साथ साधु संत आ रहे हैं, विशेष सम्मान उनको हमने। अल्मोड़ा के विकास भवन के सभागार में सांसद अजय टम्टा की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय निगरानी समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जनपद के विभागीय अधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाओं की समीक्षा भी की गई। सांसद ने समीक्षा बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री सड़क, अमृत सरोवर सहित जल मिशन की योजना को पारदर्शिता के साथ कार्य करने के दिशा निर्देश भी दिए। वहीं बजट का सही समय पर उपयोग करने के भी निर्देश दिए गए। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की आज की बैठक में सभी अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि आगामी टाइम में जो भी मनरेगा की बैकलॉग है उसको पूरा करें और जो घर घर नल योजना का लाभ सब तक मिले, सेकेंड फेज़ के काम को भी पूरा करने का योगदान करें। पीएमजीएसवाई की थर्ड फेज़ के लिए जो सरकार की नई गाइडलाइन आई है उसके अनुसार रोडों का चयनित करें और पानी के दूरगामी काम को देखते हुए अमृत सरोवर करके हर डिस्ट्रिक्ट के हम लोग अंदर बनाने की योजना है, उसके लिए भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार के धन को समय से व्यय करके यहाँ से सर्टिफिकेट प्रोवाइड। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित और चारधाम यात्रा से जुड़े व्यापारी वर्ग कपाट खुलने से पहले ही एक मंच में खड़े होकर सरकार के विरोध में आ गए हैं। दरअसल चारों धामों में रोजाना यात्रियों की संख्या के नियत करने पर यह गुस्सा यात्रा से रोजगार पाने वाले लोगों के बीच पैदा हो गया है। यमुनोत्री धाम में 4000 रोजाना यात्रियों की संख्या यात्रा करने पर यात्रा के मुख्य पड़ाव बड़कोट से लेकर यमुनोत्री धाम में इसका विरोध हो रहा है। यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित यमुनोत्री मंदिर में पहुंचकर इस निर्णय का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं होटल और अन्य व्यापारी वर्ग भी गुस्से से इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। आज हम यमुनोत्री धाम में समस्त व्यापार मंडल यमुनोत्री धाम उत्तराखंड सरकार के खिलाफ अपना यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहे हैं और जो उत्तराखंड सरकार ने कल शाम यात्रा चारधाम यात्रा के लिए जो एसओपी जारी करी है और उसमें लिमिटेशन चारों धाम के लिए और यमुनोत्री धाम के लिए विशेषकर 4000 जो यात्रियों की लिमिटेशन रखी है, हम उसके खिलाफ यमुनोत्री धाम से सरकार का विरोध करते हैं। और सरकार अगर इस निर्णय को वापस नहीं लेती है और सरकार इस निर्णय को वापस नहीं लेती है तो हम इसके खिलाफ जो है यहाँ पे आंदोलन भी करेंगे। और मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि 2 साल से लोग अपने घरों में बेरोजगारी करके बैठे हैं और मुश्किल से लोग ये धामों में, चारों धामों में जो है यात्रा की आस लगाए बैठे हैं और सरकार ने जो ये लिमिटेशन किया है इसके लिए इसको ख़त्म कर देनी चाहिए और यही सरकार से गुजारिश है। 3 तारीख से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार ने इसमें 3 तारीख से यात्रा शुरू हो रही है, उसमें पाबंदी लगा दी है कि यमुनोत्री के लिए सीमित यात्रा होगी। 4000 यमुनोत्री, 7000 गंगोत्री, 12000 केदारनाथ और 15000 बद्रीनाथ की में ही लोग जा पाएंगे। जबकि लोगों की बुकिंगें पहले से एडवांस हो चुकी हैं, जनवरी से शुरू हो गई है बुकिंगें। और ये जो सीमित इन्होंने जो यात्रा का रूट बनाया है, ये कल जो बनाया है वो बहुत गलत है। हम सरकार से निवेदन करेंगे वो अपनी इस सीमित उसको वापस करें और नहीं तो जो ये होटल। भगवान केदारनाथ की उत्सव डोली यात्रा आज से शुरू हो गई है। हजारों भक्तों के जयकारों के साथ भगवान केदार की चल विग्रह मूर्ति स्थानीय परंपरा अनुसार आज सुबह पूजा अर्चना के साथ ऊखीमठ स्थित ओकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ से केदारनाथ धाम
के लिए प्रस्थान करा दी गई है। आगामी 6 मई को सुबह 6:25 पर बाबा केदार के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। विभिन्न पड़ावों से होते हुए डोली केदार धाम पहुंचेगी। प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में जल्द 350 डॉक्टरों की नियुक्तियां होने जा रही हैं। आपको बता दें कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लंबे समय से पद खाली पड़े थे, लेकिन जिनकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि सबसे पहले सीएससी, पीएससी और गांव के छोटे अस्पताल हैं, वहां पर डॉक्टर्स की नियुक्तियां की जाएंगी। उत्तराखंड राज्य में जितने हमारे सीएससी हैं, पीएससी हैं, हमारे गांव के छोटे हॉस्पिटल हैं, अब डॉक्टरों की कमी जो है 6 महीने में हर हॉस्पिटल में एमबीबीएस डॉक्टर आ जाएंगे और अभी लगभग 350 डॉक्टरों की ड्यूटी हम बाहर में करने लगे। कोई भी अब हमारा जो स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे वो गांव स्तर पे है, चाहे वो न्याय पंचायत स्तर पे है, चाहे वो ब्लॉक स्तर पे है, आपको डॉक्टरों की कमी जो है अब ना के बराबर। नवनियुक्त पुलिस कप्तान प्रदीप कुमार राय ने अल्मोड़ा जिले की कप्तान संभाल ली है। अल्मोड़ा जिले की कमान संभालने के बाद उन्होंने आज प्रेस वार्ता की। इस दौरान एसएसपी ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। एसएसपी प्रदीप राय ने कहा कि ड्रग्स और साइबर क्राइम पर रोकथाम और ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार पर उनका फोकस रहेगा। पहाड़ में युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए एसएसपी रॉय ने कहा कि ड्रग्स सप्लाई करने वाले माफियाओं को गिरफ्तार कर उनकी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ड्रग्स, ट्रैफिक और साइबर क्राइम, इन तीनों पे हम लोग का पूरा फोकस रहेगा। साथ ही जो फ्रॉड की घटनाएं हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड या लैंड फ्रॉड या अन्य ऐसे जो घटनाएं जिससे कि आदमी की पूरे जीवन भर की कमाई डूब जाती है, उसके इन्वेस्टिगेशन को त्वरित करना और क्वालिटी इन्वेस्टिगेशन करना, वो हमारी प्रायोरिटी रहेगी। जी हाँ, ये जो एक आर्मी पर्सन के लिए हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है और ये पूरे प्रदेश में बनाया गया है, हमारे यहाँ अल्मोड़ा में भी बनाया गया है। उसमें जो भी ऐसी अगर कोई व्यक्ति जो आर्मी में है या उनके परिवार वाले हैं, जो कि उनके जो आर्मी का जवान वो बेचारा बॉर्डर पे है और देश की रक्षा कर रहा है, और जो रिटायर्ड आर्मी पर्सन हैं, उनके लिए उनकी कोई समस्याएं आती हैं कानूनी रूप से जिसमें कि पुलिस सहायता कर सकती है, तो उनको प्रायोरिटाइज करने के लिए, प्राथमिकता देने के लिए हमारे यहाँ पुलिस ऑफिस में हेल्प डेस्क खोला गया है। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों में ईद के त्योहार को लेकर भारी उत्साह नजर आ रहा। कोरोना काल के 2 साल के बाद ईदगाह पर नमाज अदा की जाएगी। बता दें, पिछले 2 सालों में कोरोना काल के चलते ईद की नमाज घरों में ही अदा की गई थी, लेकिन इस बार मुस्लिम समाज के लोग कोरोना महामारी खत्म होने के बाद ईदगाह पर नमाज पढ़ने की तैयारी में जुट गए हैं। तो वहीं मंगलौर कस्बे में स्थित ईदगाह पर साफ सफाई का काम पूरा कर लिया गया है। देश भर में मंगलवार को मुस्लिमों का पवित्र ईद का त्योहार मनाया जाएगा, जिसके लिए मुस्लिम समाज के लोगों में ईद के त्योहार को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। तो वहीं ईद के त्योहार को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क हो चुका है। रमज़ान का महीना चल रहा है। 30 रोज़ों के बाद ईद का त्यौहार आता है, जिसे मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन
पिछले 2 साल की बात करें तो कोरोना काल की वजह से ईदगाह में ईद की नमाज नहीं हो पा रही थी, लेकिन इस बार ईद की नमाज ईदगाह में ही होगी और मंगलवार को ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। इस वक्त हम मंगलौर की ईदगाह में खड़े, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये मंगलौर की ईदगाह। यहाँ तैयारी शुरू हो चुकी है, ईदगाह की सफाई व्यवस्था की जा रही है, पुताई की जा रही है, क्योंकि मंगलवार को काफ़ी तादाद में मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ ईद की नमाज अदा करने आएंगे। इसको देखते हुए मुस्लिम समुदाय में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। एनबी के लिए मंगलौर से जसपुर नगर पालिका की साफ सफाई व्यवस्था का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि शहर के कोनों में पड़े कूड़े के ढेर अक्सर गंदगी फैलाने का ही काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं महामारी फैलने का खतरा लगा रहता है। जिस पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक डॉक्टर हितेश शर्मा ने बताया कि पानी के जमाव और कूड़े से फैलने वाली बीमारियों का खतरा बना रहता है। इससे डायरिया, मलेरिया जैसी महामारी फैलती रहती है। मच्छरों के प्रकोप से जनता को बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों को खरीदने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं। जल्दी दवाइयां उपलब्ध हो जाएगी और शहर को मक्खी मच्छरों के प्रकोप से पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाएगा। 23 तारीख को बोर्ड की बैठक रखी गई है, जिसमें नालों की सफाई का मुद्दा भी रखा गया है। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद नालों की सफाई का कार्य लाइनें होती हैं वो नाली के किनारे से निकली हुई होती हैं, तो अगर पानी रुकता है नाली के अंदर गंदा पानी, तो उसकी वजह से जो दूषित पानी है वो घरों में सप्लाई हो सकती है उसकी। इसके अलावा उस एरिया में मच्छर वगैरह पैदा हो जाते हैं या मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं, जलजनित रोग हो सकते हैं, उल्टी दस्त हो सकते हैं लोगों को, और जहाँ पानी रुकता है उसकी वजह से दुर्गंध भी फैलती है। तो बहुत सारी परेशानियाँ जन सामान्य के लिए उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये ज़रूरी है कि जिस भी एरिया में ऐसी समस्याएँ हैं वो दूर की जानी चाहिए और साफ़ सफाई का खासतौर से गर्मी। आगामी 3 मई को मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार ईद उल फितर है, जिसको आमतौर से मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। ईद को लेकर राजधानी देहरादून के बाजारों में खासा रौनक देखने को मिल रही है और इस बार की ईद बीते 2 पैंडेमिक सालों की ईदों की तुलना में काफी बेहतरीन रहने वाली है। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण ईद की मिठास कम सी हो गई थी। ईद का जो मकसद है, ईद के माना खुशी के आते हैं, ठीक है, तो उसको एक ईद उल फितर के माना जोड़ने के आते हैं कि खुशी के मौके पर सबको जोड़ा जाए, सबको इकट्ठा किया जाए और जितनी खुशी हो साथ ही साथ अपने भाइयों के साथ मिलजुल करके इस खुशी को बांटा जाए। ये ईद का मकसद है। और जहाँ तक तैयारी की बात है वो ये है कि आदमी खुशी के मौके पर थोड़ा साफ़ सुथरे कपड़े पहनता है। जिनके पास गुंजाइश होती है वो अपना पैसे से नया जोड़ा ख़रीदता है, जिसके पास गुंजाइश नहीं होती वो पुराना धो करके पहन लेता है। तो ये सब चीज़ें दुनिया में है, दुनिया है ये, इसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, बड़ा भी है, छोटा भी है, सभी थे। भैया ईद का मौका है और आप दुकानदार हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना फ़र्क पड़ा है महंगाई से? महंगाई में सर तो बहुत ज़्यादा है रेट के ऊपर। ग्राहक आते हैं, सामान देखते हैं, फिर वही बार्गेनिंग कहाँ से करें। लेकिन बाज़ार में तो बहुत भीड़ दिख रही है। बस भीड़ ही भीड़ है, लेने वाले कहाँ नहीं है। अब अपना सबको बजट देखना है ना। इसमें लोग 2 साल लॉकडाउन में रहा, सबको इतना बजट है वहाँ से लाए, ग्राहक भी कितना गए। लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी मार्केट की? लॉकडाउन से पहले अच्छा था। हम इस वक्त मौजूद है राजधानी देहरादून के पट्टन बाज़ार में, जो मशहूर जामा मस्जिद है यहाँ की। पट्टन बाज़ार की मस्जिद आप देख सकते हैं मेरी दाईं तरफ है और चूँकि परसों जो है और हम अपने दर्शकों से दिखाएंगे कि किस तरह के हालात चल रहे हैं मार्केट और किस तरह से लोग जो है मार्केट में आ रहे हैं, शॉपिंग चल रही है, क्योंकि परसों एक बड़ा दिन है तमाम जो मुसलमान हैं उनके लिए ख़ास तौर से, क्योंकि ये दिन एक खुशी का दिन है और तमाम जो लोग हैं वो अपनी शॉपिंग करते हैं। ज़ाहिर है ईद साल में एक बार आती है और इस ईद को मीठी ईद के नाम से भी जाना जाता है। आप देख सकते हैं मेरे सामने जिस तरह से कई शॉप्स लगी हैं, इत्र की शॉप है यहाँ पर और कई तरह के कपड़ों की शॉप है, कुर्ते की शॉप है, जूते चप्पल की शॉप है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए पिछले सालों की, क्योंकि पिछले 2 सालों से लॉकडाउन था जिसका जो असर था तमाम आम जनता पर पड़ा था और आम जनता जो है महंगाई से भी जुड़ा। हालांकि इस बार भी जो तमाम लोगों से बात की है उनका कहना है कि महंगाई का असर इस बार भी देखने को मिल रहा है।
और जिस तरह से तमाम जो दुकानदार उनसे भी हमने बात की है, उन्होंने साफ तौर से ये कहा है कि तमाम जो लोग हैं वो चीज़ के आधे दाम। एक तरफ ईद को लेकर खुशी का माहौल भी देखा जा रहा है। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं असकर जाफरी, ANB न्यूज़। बाजपुर में बीते दिनों हुए गोलीकांड में आरोपी अविनाश शर्मा के अधिवक्ता विजय गर्ग ने पुलिस पर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग भी की है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम पिपलिया में बीते दिनों नेत्र प्रकाश शर्मा के घर पर हुई फायरिंग मामले में एक नया मोड़ सामने आया है, जिसमें फायरिंग की घटना के मुख्य आरोपी अविनाश के अधिवक्ता विजय गर्ग ने पुलिस पर सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने और बिना विवेचना के धाराओं को बदलने का आरोप लगाया है। ये सुबह जब ये 4:44 पर मुकदमा दर्ज हुआ, लगभग मैंने 7 बजे ये FIR जो है डाउनलोड की थी 172/2022, जिसमें धाराएं जो दर्ज हुई थी 323, 504, 506 और 300 और 452। लेकिन मैंने उसकी जो दर्ज की थी उसकी कॉपी भी निकाली थी। उसके बाद जो इन्होंने न्यायालय में दीपक शर्मा और मोहित अग्रवाल को जो पेश किया, उसके साथ जो FIR लगाई, उसमें धारा 395 इन्होंने 452 किया, 395 कर दिया गया। उसके बाद मैंने शनिवार को माननीय न्यायालय से इसकी सर्टिफाइड कॉपी जब ली, तो मुझे पता चला कि इन्होंने ये FIR में टेम्परिंग का कार्य किया है। यदि एक विषय था कि ये विवेचक द्वारा यदि जांच में घटाया बढ़ा जाता तो वो कोई इशू नहीं था, लेकिन इन्होंने उसी FIR को जो मैं निकाल रहा हूँ उसमें 452 आ रही है, जो पुलिस दे रही है उसमें 395 आ रही है। ये अंतर ये 452 का मतलब है घर में घुसना और 395 का मतलब है डकैती। बहुत विधि विरुद्ध है, इसकी जांच होनी चाहिए। हल्द्वानी में उस समय हंगामा मच गया जब कोतवाली के सामने महिला हेल्पलाइन की शिकायत के बाद पति थाने पर पहुंचा। थाने के सामने ही पत्नी ने पति की पिटाई कर दी। बमुश्किल पुलिस ने आकर पति को बचाया। हम आपको बता दें कि 1 साल पहले पीलीभीत निवासी एक व्यक्ति की शादी हल्दीचोर महिला के साथ हुई थी। शादी के 1 साल के बाद ही पति पत्नी में विवाद हो गया था, जिसके चलते पत्नी ने महिला हेल्पलाइन हल्द्वानी में अपने पति के खिलाफ शिकायत की। महिला हेल्पलाइन में आज पति तारीख पर आया। तारीख के बाद जैसे ही पति पत्नी थाने से बाहर निकले तो पत्नी ने और उसके परिजनों ने मिलकर पति की जमकर पिटाई कर दी। तारीख 2 तारीख को बुलाया था तो मैं आया तो अंदर जो वो थे कर्मचारी लोग थे, उन्होंने बोला कि जाओ आप, उन्होंने एक लिख दिया, बोले थे अब जो फैसला होगा कोर्ट करेगा। तो मैं जा रहा था, मैंने अंदर भी बोला कि ये देखो बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ में, बाहर निकल के धमकी दे रहे हैं, बाहर निकल के मारेंगे पीटेंगे तुम्हें, ऐसा वैसा करेंगे। तो मैंने अंदर सूचना दे दी मैंने, लेकिन उसके बाद में मैं बाहर आया, उन्होंने हाथापाई करनी चालू कर दी मेरे पास। मेरी सास थी और बीबी थी और ससुर भी थे मेरे। बात को लेकर तुम्हारा विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा है कि वो मेरी जो बीबी है वो उल्टी सीधे काम करती है, कभी शाम को उठ के कहीं चली जाएगी और कभी अभी अपनी हाथ की नस काट लेती है, कभी कुछ पागलपंती भूत खेलने लगती है, ऐसे पागलों की। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।